नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप देख रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारी स्पेशल सीरीज राजपथ। आज़ादी को मिले हुए 75 साल हो गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा हमें ऐसे ही नहीं मिला। बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत से लोगों ने शस्त्र से लड़ाई लड़ी तो बहुत ने शास्त्रों से। ये लड़ाई ऐसी थी जो लंबे समय तक चलती रही और उसमें अनगिनत नाम ऐसे आए जिनको आज हम याद नहीं कर रहे। कुछ शख्सियत ऐसी थी जिन्हें हमने ये भुला ही दिया। कुछ को हमने हीरो के तौर पर याद रखा तो कभी उन्हें विलेन बनाया। एक ऐसा नाम जिसे कोई वीर कहता है तो कोई माफी वीर। आज़ादी की लड़ाई में उनकी बहादुरी के तमाम किस्से हैं तो अंग्रेजों से तरफदारी की भी कई बातें। कोई उन्हें आज़ादी का नायक मानता है तो कुछ लोग उनकी लड़ाई पर सवाल खड़े करते हैं। नाम है विनायक दामोदर सावरकर। दिन 30 जनवरी 1948। जगह दिल्ली का बिरला भवन। समय शाम के 5:15 बजे। आज़ादी के सबसे बड़े महानायक महात्मा गांधी रोज की तरह ही शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। हत्या के मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 4 फरवरी को बैन लगा दिया। कई हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन इस हत्याकांड में एक ऐसा नाम भी सामने आया जिसने सभी को अचंभे में डाल दिया। नाम था विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावरकर, जिनका नाम आते ही आजकल राजनीतिक माहौल अपने आप गर्मा जाता है। पुलिस ने बॉम्बे से सावरकर को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया। हत्या के षड्यंत्र रचने के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरा गृह तंत्र सवालों के घेरे में था। आम जनमानस को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह बापू को मौत की नींद सुला देगा। जाहिर है तत्कालीन सरकार पर बहुत दबाव था। इसी वजह से सावरकर समेत तमाम हिंदूवादी नेताओं को उठा लिया गया। तफ्तीश की गई, गोडसे को फांसी हुई, वहीं सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो सावरकर का नाम इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ा गया? साथ ही सावरकर को कोई हीरो मानता है तो कोई विलन। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का सदस्य था, जिसके कभी सावरकर अध्यक्ष रहे थे। साथ ही जिस मराठी अखबार का संपादक गोडसे था, उसमें सावरकर का निवेश था। जाहिर है इस कारण वो शक की निगाहों से देखे गए। लेकिन सावरकर का व्यक्तित्व सिर्फ इतना नहीं था, सावरकर इससे कहीं बढ़कर थे। 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखने से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने तक, फिर उसके बाद काला पानी की यातनाएं सहने तक, साथ ही उन यातनाओं से मुक्ति के लिए माफी पत्र लिखने तक, हिंदुत्व नाम का शब्द गढ़ने से लेकर कांग्रेस के विरोध तक, साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत से लेकर 2 राष्ट्र की बिगुल फूंकने तक सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व के बारे में आलोचना करने वाले भी लाखों मिल जाएंगे और पढ़ाई करने वाले भी लाखों में। आजादी से पहले हिंदुत्व की अवधारणा देने वाले सावरकर
आज आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति के पर्याय बन गए हैं। कुछ राजनीतिक दल सावरकर का नाम लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आते। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक 19वीं सदी में महाराष्ट्र के नासिक में एक मध्यम परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसका कभी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो कैसे वोट बटोरने की राजनीति का हिस्सा बन गया, यह जानना बेहद जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई पर सावरकर ने पूरा एक ग्रंथ लिख दिया। सावरकर वो शख्सियत है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों की धरती पर आजादी की अलग को जगाए रखा। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम विवादों में घिर गया और वो माफी मांगने पर विवश हो गए। ऐसी क्या बात थी कि उन्हें इतिहास में एक विवादित नाम के तौर पर याद किया जाता है। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लिखी गई ये पंक्तियां उस किताब का आधार थीं, जिसमें 26 साल के एक नौजवान ने 1857 की क्रांति की गाथा लिखी थी। उस नौजवान ने लिखा था हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, जो इस युद्ध के दौरान साफ दिखाई दी थी। ढेर सारी अच्छी बातें लिखी गई थी, लेकिन वही नौजवान जब देश आजाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े खलनायकों में से एक माना गया। एक ऐसा शख्स जो 1906 में इंग्लैंड के इंडिया हाउस में पढ़ाई के दौरान क्रांति की बातें करता था। भले ही वो 5 फुट 2 इंच का था, लेकिन वकालत की पढ़ाई से ज्यादा उसका रुझान भारत की आजादी पर था। इसी दौरान उसकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, जो अब तक सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। उस समय गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित कराने लंदन आए हुए थे। जहां गांधी सावरकर से कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है, और वहीं सावरकर उन्हीं गांधी की हत्या के मामले में 42 साल बाद सवालों के घेरे में आए। खैर, ये थे सावरकर। लंदन में सावरकर ने भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 1906 में अंग्रेजों की धरती पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के विरोध में सशस्त्र क्रांति की। इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की ग्रेजुएशन की डिग्री वापस ले ली। 1909 में
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लेकर पुस्तक तक लिख डाली। और तो और 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या में भी उनका नाम आया। फिर ऐसा क्या जिसके चलते सावरकर को इतिहास में खलनायक बनाया गया। 13 मार्च 1910 को वीर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया गया। इंग्लैंड से जहाज फ्रांस के मार्सिले पहुंचा तो सावरकर भाग गए, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बाद भारत पहुंचकर पुणे की यरवदा जेल में उन पर ट्रायल चला। 3 महीने चले ट्रायल के बाद सावरकर को 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल लाया गया। अंडमान की जेल को उस जमाने में काले पानी की सजा कहा जाता था। और यहीं से शुरुआत होती है उस अध्याय की जिसने सावरकर के व्यक्तित्व को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वो वीर सावरकर जो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, और दूसरे वो जो जेल में बैठकर काले पानी से रिहाई के लिए चिट्ठियां लिख रहे थे। काले पानी की सजा बेहद क्रूर होती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी सेल्यूलर जेल में तमाम अमर क्रांतिकारियों पर हुई यातनाओं के निशान हैं। सावरकर को भी उसी जेल में रखा गया था। वहां सावरकर ने 9 साल से ज्यादा समय यातनाओं को सहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों को 6 बार माफीनामा लिखा। पहला माफीनामा 30 अगस्त 1911 को, 14 नवंबर 1913 को सावरकर ने दूसरा माफीनामा लिखा। 1917 में सावरकर ने एक बार फिर दया याचिका डाली, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2 मई 1921 को उन्हें काला पानी से रत्नागिरी की जेल में शिफ्ट कर दिया गया और 6 जनवरी 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। यहां तक कि मराठी किताब जेल में मेरा जीवन में भी माफीनामा का जिक्र किया गया है। सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार भी छीन लिया जाता। सावरकर की इन तकरीरों को बल महात्मा गांधी के उन लेखों से भी मिलता है जिसमें महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में वीर सावरकर के पक्ष में लेख लिखे। महात्मा गांधी ने कहा कि मुक्ति के लिए याचिकाएं भेजने में कोई बुराई नहीं है। यहां तक कि सावरकर ने रिहाई के बाद महात्मा गांधी से मुलाकात भी की थी। जेल में जाने से पहले एकता की बात करने वाले सावरकर को कैसे हिंदुत्व का विचार आया और हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ी, ये जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। इस पर आजकल बहस छिड़ी हुई है। दरअसल जेल में रहकर सावरकर ने हिंदुत्व एक हिंदू कौन है नामक वैचारिक पर्चे लिखे, जिन्हें वो चुपचाप जेल के बाहर किसी के हाथ बंटवा दिया करते थे। धीरे धीरे वो पर्चे पूरे देश में प्रकाशित होते चले गए और सबके बीच फैल गए। रिहाई के बाद तो हिंदू संगठनों से वो जुड़ गए और हिंदू सभा के अध्यक्ष बने। 1937 में सबसे पहले कहा कि एक देश में 2 समुदाय मिलकर नहीं रह सकते। ये वही सावरकर थे जिन्होंने कभी लिखा था कि 1857 का भारत का स्वाधीनता संग्राम हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल था। आखिर सावरकर का इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे सब कुछ बदल गया, यह जानना भी बेहद जरूरी है।
जेल से रिहा होकर आखिर सावरकर कैसे हिंदुत्व का चेहरा बन गए? किसी जमाने में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देने वाले सावरकर क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे? और आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों सावरकर को याद करता? सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़। यह है वीर सावरकर की तारीफ करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ शब्द। सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर के मायने इससे बेहतर शायद ही कोई समझा सके। सावरकर माने तिलमिलाहट। विनायक दामोदर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए 28 साल जेल में काटे। बावजूद इसके आजाद भारत में सावरकर का नाम सबसे विवादित नामों में से एक है। वो एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई तो हीरो मानता है तो कोई विलन, लेकिन आजादी की लड़ाई में सावरकर के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सागरा प्राण तड़मड़ला। और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से विनायक दामोदर सावरकर के कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सावरकर उनके लिए कितने बड़े थे। भले ही सावरकर का संबंध कभी ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ना ही जनसंघ से रहा, बावजूद इसके सावरकर का नाम संघ परिवार में बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है। और तो और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सावरकर को अपना आदर्श मानने से गुरेज नहीं करते। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद में जाकर सबसे पहले सावरकर की तस्वीर पर मत्था नवाया था। यह तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब संसद के सेंट्रल हॉल में लगाई गई थी। तमाम हिंदूवादी दल सावरकर को अपना आदर्श मानने से बिल्कुल नहीं कतराते। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। वैसे आज के दौर में जिस तरह हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर सावरकर के नाम की दुहाई दी जाती है, संघ परिवार उनके हिंदुत्व के विचारों पर चलने की बात कहता है और भारत में जन्मे हर शख्स को हिंदू मानता है। वहीं सावरकर के विचार इससे काफी अलग थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजनीति का हिंदूकरण करने का नारा दिया था। सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम की पुस्तक लिखी। इसमें हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल करने की वकालत की गई। साथ ही लिखा कि भारत हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की पुण्य भूमि है। मुसलमान और ईसाई इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते। यानी हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करने से लेकर हिंदुत्व का शब्द गढ़ने तक, सशस्त्र क्रांति से लेकर माफी मांगने तक, गांधी से पहली मुलाकात से लेकर उनकी हत्या तक, किसी के लिए सावरकर हीरो बने तो किसी के लिए खलनायक। लेकिन उनकी मृत्यु के 56 साल बाद भी यह बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक और जहां कांग्रेस उन्हें माफी वीर कहकर बीजेपी को घेरती है, तो वहीं कांग्रेस की दिग्गज नेता रही इंदिरा गांधी उन पर पोस्टल स्टैंप जारी करती हैं। उनको इंदिरा गांधी वीर योद्धा बताती हैं। दूसरी ओर बीजेपी सत्ता में आने पर पोर्ट ब्लेयर में उनके नाम पर एयरपोर्ट बनवाती है, संसद में उनकी तस्वीर लगवाती है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो सावरकर के बारे में आज से 75 साल पहले कह पाना कठिन था कि वो वीर थे या माफी वीर। वैसे ही आज भी इस पर नतीजे तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सावरकर का चैप्टर हमेशा भारतीय इतिहास में एक ऐसी अनकही गाथा के तौर पर लिखा जाएगा जिसको लेकर हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राजपथ की स्पेशल सीरीज के इस अंक में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए शो के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।